टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल स्टडीज का चैप्टर 5 यूनिवर्सल फ्रैंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये आपके आगे के लिए सिविक्स का बहुत इंपॉर्टेंट बेस फॉर्म करता है। तो विदाउट फर्दर अडू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि हमारा स्टाइल है एकदम सिंपल फॉर्मेट में फटाफट आपको ये चैप्टर समझा देंगे, ठीक है। ये चैप्टर वो है जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें समझना काफ़ी बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट नॉट विद अस। सबसे पहली चीज़ जो हम समझने वाले हैं वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे सिविक्स में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का स्टार्टिंग से एक हिस्सा होगा। इसका मतलब होता है कि इंडिया में जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं, मतलब जो लोग अडल्ट हैं, 18 ईयर्स के ऊपर हैं और इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन सबको वोटिंग का राइट है। उन सबको एक एक वोट मिलेगा और सबका वोट बराबर माना जाएगा। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आप ये सारी बातें ध्यान से समझना। एवरी अडल्ट सिटीजन गेट्स 1 वोट, एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा रिच हैं उनके वोट की ज्यादा वैल्यू है या जो पुअर हैं उनके वोट की कम वैल्यू है। सबके वोट की सेम वैल्यू है, और हर इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो हर इंडियन सिटीजन जो 18 ईयर्स या उससे ऊपर का है, उसके पास वोटिंग राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सल। फ्रैंचाइज वर्ड का मतलब होता है अ राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नमेंट। तो एक ऐसा राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है या गवर्नमेंट देती है, उसको हम बोलते हैं फ्रैंचाइज। इसी के लिए दूसरा टर्म जो यूज होता है वो है सफरेज। तो फ्रैंचाइज का जो सिनोनिम है, मतलब सेम मतलब वाला वर्ड है, उसको कहते हैं सफरेज। दोनों वर्ड्स का सेम मतलब होता है। इंडिया में पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, लेकिन 1988 में इसको चेंज कर दिया गया और वोटिंग की जो मिनिमम एज है वो कर दी 18। तो इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, सब के सब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज फॉलो करते हैं। दिस इज फ्रॉम आर्टिकल 326 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 326 जो है वो बेसिकली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज के बारे में बात करता है। और ये भी याद रखिएगा कि किसी के बिहाफ पे कोई और वोट नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है वोट करने का तो मैं आपसे कह दूं अरे मेरे हिस्से का वोट भी आप डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। अब अगर आपको वोट करना है तो उसके लिए पहले आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने आप को वोटर रजिस्टर करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा एरिया जहां के वोटर्स मिलके अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दे रही हूँ कि लेजिस्लेटिव बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो लॉज बनाते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसा एरिया हुआ जहाँ के वोटर्स जितने भी लोग हैं वो जब वोट करते हैं तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, जो अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव बॉडी का हिस्सा बन जाता है। तो अब बताओ आपको क्या लगता है इंडिया में कितने वोटर होंगे? अगर हम 2024 की बात करें, जब हमारे सबसे रीसेंट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2024 में, तब इंडिया में 980 मिलियन एलिजिबल वोटर्स थे जो वोट कर सकते थे फ्रॉम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द लोकसभा। तो आपको मालूम है इंडिया के सेंट्रल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2024 में, और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से 980 मिलियन मतलब 98 करोड़ वोटर्स जो थे वो एलिजिबल थे अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने के लिए। ये तो हमने कर ली वोटर्स की बात। अब देखते हैं कितने लोग इलेक्ट होते हैं। तो इंडिया में 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब 31 लाख जिनको जनता ने वोट देके इलेक्ट किया है, और इसमें से 1.3 मिलियन जो हैं वो वुमेन हैं, मतलब 13 लाख। और ये जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ दिस इज फ्रॉम 250,000 मतलब 2.5 लाख लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अक्रॉस इंडिया। तो अगर हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात करें तब इंडिया में जाके 31 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें से 13 लाख जो हैं वो विमेन हैं। ये सारे के सारे
डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते हैं यूजिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो आप सोचो इतने वास्ट स्केल पे इंडिया जो है वो इतने सारे इलेक्शंस कराता है, इतने सारे लोग वोट करते हैं और इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इतने मैसिव स्केल पे इलेक्शंस कराने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो बहुत ही इलैबोरेट और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, तभी इलेक्शंस जो हैं वो फ्रीली और फेयरली हो पाएंगे। तो आज तो हमें सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतने सारे वोटर्स हैं, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ 13% इंडियंस को वोट करना अलाउड था। उस समय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं फॉलो होता था जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया पे। बट ठीक है, ये उनकी सोच थी। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया ने अपने ट्रेडिशंस फॉलो किए, हमारी अपनी सोच फॉलो करी, एंड इंडिया वॉज अमंग द अर्ली नेशंस टू ग्रांट विमेन द राइट टू वोट। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने काफ़ी टाइम तक विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे। बहुत कंट्रीज में विमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी फॉर द फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट टू वोट। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री ने भी विमेन को वोटिंग राइट्स दिए 1971 में, जिसको हम इतना एडवांस्ड मानते हैं। लेकिन इंडिया इनसे कहीं एडवांस रहा। इंडिया ने विमेन को वोटिंग राइट स्टार्टिंग में ही दे दिया था, क्योंकि इंडिया के जो एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे पूर्वजों की ट्रेडिशंस हैं, उसमें भी जो विमेन हैं, महिलाएं हैं, उनका एक बहुत स्पेशल दर्जा रहा है। चाहे हमारे ट्रेडिशंस ले लीजिए, हमारा रिलीजन ले लीजिए, हमारा कल्चर ले लीजिए। अब इसमें एक सोचने वाली बात यह भी है कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तो उस समय इंडिया का लिटरेसी रेट 14% था। बस 14% लोग जो थे वो लिटरेट की कैटेगरी में आते थे, और उसमें से भी अगर हम सिर्फ विमेन की बात करें तो सिर्फ 8% विमेन लिटरेट थी। तो बहुत से लोगों ने उस समय बोला था कि सिर्फ जो लिटरेट लोग हैं उन्हीं के पास वोटिंग राइट होना चाहिए, बाकियों को मत दो वोटिंग राइट। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने ये सब बातें नहीं मानी और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे फोकस किया। और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये हर इंसान को राइट देता है अपना फ्यूचर डिटर्मिन करने का। आप किस तरह के लीडर के लिए वोट कर रहे हो, कौन सी गवर्नमेंट सिलेक्ट कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आप अपने देश का फ्यूचर और देश के फ्यूचर से जुड़ा होता है आपका फ्यूचर। तो आप अपना फ्यूचर डिटर्मिन कर रहे होते हो। इससे सिविक एंगेजमेंट आता है। जितने भी अडल्ट लोग हैं पूरी कंट्री में वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबको बराबर माना जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है सिस्टम में, सबकी आवाज मायने रखती है। और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्टोरेट को आंसरेबल होते हैं। इलेक्टोरेट मतलब जिन लोगों ने उनको वोट दिया, पूरी जनता। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं करेगा तो अगली बार लोग उसको वोट नहीं देंगे, है ना। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी डाइवर्स है। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे तो हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाना पहनावा सब चेंज हो जाता है, और हमारे पास इतने सारे वोटर्स हैं। मतलब अगर आपको एक कंपैरिजन दिया जाए तो हमारे जितनी पॉपुलेशन है एलिजिबल वोटर्स की, दैट इज 15 टाइम्स, यस 15 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। मतलब यूके की पूरी पॉपुलेशन को 15 गुना कर देंगे, उतने हमारे यहाँ सिर्फ एलिजिबल वोटर्स हैं। और अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया का जो एरिया है दैट इज 6 टाइम्स लार्जर देन फ्रांस। फ्रांस की पूरी कंट्री के एरिया से 6 गुना बड़ा है इंडिया। तो चाहे ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी हो या फिर लोगों में डाइवर्सिटी हो, इतने बड़े एरिया में इतने सारे लोगों के साथ इतने सारे इलेक्शंस कराना बहुत बड़ी बात होती है। और ये बेहतरीन काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स लेता है जिससे ये इंश्योर करते हैं कि हर वोटर जो एलिजिबल है वो वोटिंग कर पाए। इसीलिए बहुत सारे इलेक्टोरल ऑफिशियल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं इलेक्शन टाइम में। इनफैक्ट 2024 में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। फॉर द फर्स्ट टाइम जितने भी बूढ़े लोग हैं या जिन लोगों को डिसेबिलिटीज होती हैं, जिनके लिए वोटिंग बूथ तक जाके वोट देना मुश्किल हो सकता है, उनके लिए घर से वोटिंग का सिस्टम बनाया गया था। पोस्टल वोटिंग का ऑप्शन दिया गया था उनको फॉर दिस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वोटर्स। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है लोगों को असिस्ट करने के लिए, जैसे कि ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स। जो लोग देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स होते हैं। या ऐसे ऐप बनाए गए जिसमें लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको असिस्टेंस चाहिए या व्हील चेयर चाहिए या फिर रैंप चाहिए, तो जिससे ऐसे लोग जो व्हील चेयर असिस्टेंस के साथ ही वोटिंग करने आ सकते हैं उनको भी हेल्प हो सके। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो कंट्री है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस करती है कि हर इंसान को वोटिंग राइट जो है वो एक्सरसाइज करने का मौका मिले। लेकिन इन सब के बाद भी आप सोचो 2024 के इलेक्शंस में 34% एलिजिबल वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट नहीं किया। दे डिड
नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। अब ये कितनी गलत बात है। इतनी मेहनत हो रही है, इतने लोग इतना काम कर रहे हैं जिससे आपको आपका हक मिल सके वोटिंग का। बहुत से लोग, मैं पर्सनली भी जानती हूँ, जो इलेक्शन डे को छुट्टी का दिन मना लेते हैं। इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपको ऐसा हक मिल रहा है। बहुत लोगों ने बहुत लड़ाई करी है इस हक के लिए, तो अगर आप उस हक को यूज नहीं कर रहे हो और आप वोट करने नहीं जा रहे हो, आप छुट्टी मना रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और ये जो हम इंपॉर्टेंस प्लेस कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे, ये एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है। अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स देखो या हमारे पुराने ट्रेडिशंस देखो, हमारे पूर्वजों को देखो, तो इंडिया के अंदर इनग्रेन्ड है डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ 10th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शंस हैं, उत्तरामेरूर के इंस्क्रिप्शंस हैं जो 10th सेंचुरी में लिखे गए थे, जो डिस्क्राइब करते हैं कि उस समय भी लोग जो हैं वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने के लिए। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका नाम जो है वो पाम लीफ के टुकड़ों पे लिख दिया जाता था और एक पॉट में रख दिया जाता था जिसको सील कर देते थे। जिस दिन भी सिलेक्शन डे होता था उस दिन उस पॉट को पब्लिकली ओपन किया जाता था और कोई भी छोटे से बच्चे को बुला के अंदर से कोई भी एक पाम लीफ निकाल देता था रैंडमली। इसके बाद कोई भी बड़े बुजुर्ग या रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल जो थे सोसाइटी के, वो आते थे, अपने एम्प्टी हैंड्स पब्लिक को दिखाते थे और उसके बाद उस बच्चे के निकाले हुए स्लिप को पढ़ते थे और सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम अनाउंस करते थे। तो जनता की बात का मान रखना ये इंडियन ट्रेडिशंस में बहुत पुराना कल्चर है। काफी कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये एक ऑप्शन देती हैं जिसको कहते हैं नोटा, नन ऑफ द अबव। इस ऑप्शन से कोई भी, जिसको अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद है तो वो वोटर नोटा पे टिक कर सकता है। इससे रिजल्ट्स चेंज नहीं होते क्योंकि कुछ काउंट ही नहीं होता, आपने किसी के लिए वोट ही नहीं किया, तो इससे रिजल्ट तो चेंज नहीं होते। लेकिन हाँ, एक पावरफुल मैसेज देते हो आप कि मुझे इनमें से कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद है और हमें इससे बेटर कैंडिडेट्स की जरूरत है। इसीलिए माना जाता है कि नोटा इज अ क्वाइट बट पावरफुल टूल ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस सेंटेंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो इंडिपेंडेंट है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई है और इस पे जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 1950 में एस्टैब्लिश करी गई थी और ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबके इलेक्शंस कराते हैं। जो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिपेंडेंट इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो हुए थे 1951-52 में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब से 1950s से काम कर रही है। इनका जो मेन काम होता है वो ऑफ कोर्स इलेक्शन डेट सेट करना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है फॉर इलेक्शंस वो इन्फोर्स करना होता है, ये देखना कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, जो पूरा इलेक्शन का वोटिंग का प्रोसेस है उसको ओवरसी करना होता है। ये मेन 4 काम होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और ईसीआई जो है ये तीनों लेवल पे काम करती है, मतलब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके अंडर में 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये नेशनल लेवल संभालते हैं। फिर स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, जिनके अंडर में रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ बोला जाता है जिनको, जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, ईआरओ बोलते हैं उनको, जो वोटर लिस्ट मैनेज करते हैं। तो ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब तो आपको मालूम पड़ ही गया है, ईसीआई जो है वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस मैनेज करती है और ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इसीलिए वो अपनी कैपेसिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड और अपडेट करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में 980 मिलियन वोटर्स थे, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। इसमें से 84 जो होती हैं दे आर रिजर्व्ड फॉर पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, 47 आर रिजर्व्ड फॉर पीपल फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बाकी 412 जो हैं वो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, मतलब जहां से जनरल कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं, और करीब 1 मिलियन मतलब 10 लाख पोलिंग स्टेशंस थे। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए बहुत लोगों को डिप्लॉय करा जाता है, इंक्लूडिंग टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स को भी इलेक्शन ड्यूटी करनी पड़ती है। तो जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं या फिर इवन लोकल इलेक्शंस होते हैं, वो सब प्रोसेस सेम फॉलो करते हैं, बस पीरियोडिसिटी चेंज हो जाती है। कितने लोग मैनेज हो रहे हैं, कितने वोटर हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ये चेंज होता रहता है। सारे इलेक्शंस जो हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं, काफी बार अलग अलग सालों में होते हैं, और ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा इलेक्शन जो वो होस्ट करते हैं ऑफ कोर्स वो है लोकसभा, क्योंकि इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, और डेमोक्रेसी है इसका मतलब लोग वोट करते हैं। तो सिटीजन्स जो हैं, जो आम जनता है, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं जो अल्टीमेटली लोक
लोकसभा का हिस्सा बनते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये अभी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जिनके लिए जनता वोट करती है, दे फोकस ऑन इश्यूज जो पूरी कंट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो वोटर्स जो हैं, जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनती हैं उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की। ये सिर्फ ऐसे 2 इलेक्शन हैं जो ईसीआई मैनेज करती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो जब हम लोकसभा या स्टेट असेंबली के इलेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ का वोटिंग प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले जब आप वोट करने जाते हो तो जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होता है वो आपका नाम चेक करता है वोटर लिस्ट पे, इसीलिए नाम रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो आपका आईडी प्रूफ चेक होता है, आपका वोटर कार्ड, और आपका लिस्ट में नाम चेक होता है। फिर आप आगे बढ़ते हो। सेकंड पोलिंग ऑफिसर जो होता है वो आपकी फिंगर में इंक लगाता है, आपको चिट देता है और आपका सिग्नेचर लेता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ आप वोट करने आए हो। फिर आप और आगे बढ़ते हो और जो थर्ड पोलिंग ऑफिसर होता है वो चिट को कलेक्ट करता है, आपका फिंगर चेक करता है कि आपके फिंगर पे मार्क हो गया या नहीं। अब ये फिंगर पे मार्क क्यों किया जाता है? जिससे कोई भी इंसान 2 बार वोट ना कर सके। अगर किसी के फिंगर पे मार्क नहीं किया होगा तो वो दोबारा लाइन में रख के दोबारा वोटिंग कर लेगा। तो दिस इज अ सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर। अब लोगों के पास ऑप्शन है वो जिसके लिए भी वोट करें। अगर वो चाहें तो वो नोटा पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आप वोटिंग बूथ में अकेले जाते हो और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं, ईवीएम्स बोलते हैं उनको, उसमें आपको जिसके लिए भी वोट करना है उसके सामने वाला बटन आप दबा देते हो। जब एक बीपिंग साउंड सुनाई देता है इसका मतलब आपका वोट कास्ट हो गया है। एक स्लिप प्रिंट होती है जिसको बोलते हैं वीवीपीएटी, आप वो चेक करते हो एंड दैट इज ऑल। ये प्रोसेस होता है वोटिंग का। और इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, बहुत सारे लोग और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट जो फर्स्ट पर्सन थे इंडिया के जिन्होंने पहला वोट कास्ट किया था उनका नाम था श्याम शरण नेगी। वो एक स्कूल टीचर थे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ही वॉज द फर्स्ट वोटर इन इंडियाज जनरल इलेक्शंस ऑफ 1951। और अच्छी बात यह है कि वो 2017 में 100 ईयर्स के हो गए थे और तब उन्होंने अपना वोट फिर कास्ट किया था। तो जब उनमें इतना जज्बा है कि वो 100 ईयर्स के होने के बावजूद वोटिंग बूथ तक जाके वोट कास्ट कर रहे थे, तो आप सोचिए हमारे देश की जनता का कितना ड्यूटी बनती है वोट देने की। इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं जिनको ईवीएम्स बोलते हैं, और जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मतलब वीवीपीएटी, ये जो सिस्टम्स हैं ये नमीबिया और भूटान जैसी कंट्रीज भी यूज करती हैं विद सपोर्ट फ्रॉम द ईसीआई। बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ने भी ये टेक्नोलॉजी को स्टडी किया है या इंडिया से ट्रेनिंग रिसीव करी है जिससे वो ये टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में अडॉप्ट कर सके। वीवीपीएटी जो सिस्टम होता है ये एक फिजिकल पेपर रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है जिससे वोटर वेरीफाई कर सकता है कि हाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उन्होंने जिसके लिए बटन दबाया क्या वोट उसी के लिए कास्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये पेपर ट्रेल एक बैकअप भी प्रोवाइड करता है फॉर वेरिफिकेशन एंड रिकाउंटिंग। अगर कभी जैसे फ्यूचर में डिस्प्यूट हुए या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है भाई वो फेल हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब भी हो सकता है। तो अगर कभी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो ये जो वीवीपीएटी सिस्टम होता है ये एक बैकअप की तरह होता है कि कोई भी वोट्स को हम रिकाउंट कर सकते हैं या रीचेक कर सकते हैं कि ईवीएम सही काम कर रहे हैं या नहीं। हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो कोड है ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसमें ये बताया जाता है कि जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े हैं वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों को बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे अगर हम इसमें से कुछ चीजों की बात करें तो देयर आर सम रूल्स जो पार्टी गवर्नमेंट में है उनको फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे ये इंश्योर होता है कि वो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं जो उनको मिल रहे हैं गवर्नमेंट सरकार चलाने के लिए उसको इलेक्शन के पर्पस के लिए ना यूज करें। इलेक्शन के एकदम पास के टाइम में वो कोई भी नई स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते हैं जिससे वो जनता के वोट को इन्फ्लुएंस ना कर सके। सारे कैंडिडेट्स जितने भी लोग चुनाव में खड़े हैं सबसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस तरह से बिहेव करें कि कोई भी दंगा फसाद ना हो। अगर आप वोट के बदले में गिफ्ट प्रॉमिस करते हो तो वो एक्चुअली पनिशेबल है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किस तरह की कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं, तो अगर किसी कैंडिडेट ने मान लो कोई गिफ्ट्स या साड़ी, हाउस होल्ड अप्लायंसेस या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किए विमेन वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो वो गलत है, उनको वो नहीं करना चाहिए। या किसी ने भाषण देते वक्त अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी दूसरे कैंडिडेट के लिए या दूसरी पार्टी के लिए। एक और चीज हो सकती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अगर वो किसी पार्टी के लिए कैंपेन करने लग जाते हैं तो ये भी एमसीसी में नहीं आता है, या आप पैसे बांटने लग जाओ वोट्स के बदले में, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दीज आर वायलेशंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट और इनके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है ईसीआई में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को केरला में अडॉप्ट किया गया था 1960 में। उस समय ये मैंडेटरी नहीं था, ये वॉलंटरली अडॉप्ट किया गया था। वहां की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि ठीक है हम ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे। उस समय 1962 में जो इलेक्शन कमीशन
कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां की पॉलिटिकल पार्टीज में जनरल इलेक्शंस के टाइम पे सर्कुलेट किया था कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में बताने के लिए। लेकिन फिर 1991 से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये पूरे इंडिया में एकदम प्रोएक्टिव हो गए एमसीसी मेंटेन करने के लिए। ये सब हुआ मिस्टर टीएन सेशन के अंडर में। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे 1990 में। तो ये ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए। इन्होंने कहा कि कैंपेनिंग के कुछ रूल्स होने चाहिए जो सबको फॉलो करने चाहिए। वोटर्स के पास वोटर आईडी होनी चाहिए जिससे बार बार कोई प्रॉक्सी ना लगा पाए, गलत वोटिंग ना कर पाए। जितने भी कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज जो स्पेंडिंग कर रही हैं उस पे स्ट्रिक्ट नजर रखी जानी चाहिए। ये सब चीजें टीएन सेशन जी ने इंट्रोड्यूस करी थी और उन्होंने काफी मेहनत करी थी टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वोटर्स। तो इसीलिए उनको याद किया जाता है एज एन ऑफिसर जिन्होंने इंडियन इलेक्शंस को ज्यादा फेयर, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फियरलेस बनाया। तो हमने सब कुछ समझ लिया, इलेक्शन कमीशन के बारे में समझ लिया, वोटिंग कैसे होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वी हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग, अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, इलेक्शन टू द लोकसभा। फिर हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में भी, जो लोकसभा जैसा ही होता है बस छोटे स्केल पे होता है। अगर आपने लोकसभा समझ लिया तो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी आराम से समझ में आ जाएगी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है। और इसीलिए जब इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो उसको एकदम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब सिटीजन्स जो हैं वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली। हमें मालूम है इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है जहां पे सिटीजन्स हर लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस पे, चाहे वो नेशनल लेवल हो मतलब लोकसभा के इलेक्शंस हो, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो, या फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो सिटी और विलेज लेवल पे। इसके लिए हमारी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। जो भी लोग इलेक्ट होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं लोकसभा में, उनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और जो भी लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में जो हम इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसको याद रखिएगा एग्जाम्स के लिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब हुआ कि जिस भी कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 50% या उससे ज्यादा वोट्स लाने हैं, जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। हाँ, अगर किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, मान लीजिए जब वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और गवर्नमेंट बनाने की बारी आई, तो क्या होता है, तब कोएलिशन गवर्नमेंट होती है। जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली होती है तो फिर पार्टीज जो भी हैं वो मिल के सरकार बनाती हैं, उसको कोएलिशन कहा जाता है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, मतलब जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जीते होते हैं, या अगर कोएलिशन सरकार बन रही है, जो भी जीतता है वो बनाते हैं सरकार एट द नेशनल लेवल, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। इस पूरी मेजोरिटी के जो लीडर होते हैं, तो हमारी जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उसमें से जो मेजोरिटी पार्टी जीती 2024 में बीजेपी जीती। क्यों जीती? क्योंकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट हुए वो सब बीजेपी के थे। तो जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीते वो पार्टी जीती और वो सरकार बनाएंगी। अब इस मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। यही सेम प्रोसेस स्टेट लेवल में भी होता है। और जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं वो क्या बन जाते हैं? चीफ मिनिस्टर। तो इसीलिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो जनरल इलेक्शंस मतलब जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें भी स्टेट को संभालते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में भी स्टेट को संभालते हैं, और साथ ही साथ जो लोकल इलेक्शंस होते हैं ग्रास रूट लेवल पे उसको भी संभालते हैं। इसके लिए ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो सेंट्रल लेवल पे है उसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे इलेक्शंस के लिए इंक्लूडिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, वो सब स्टेट इलेक्शन कमीशन भी फॉलो करता है। तो ये हमने समझ लिया लोकसभा के इलेक्शंस। जो दूसरा हिस्सा होता है हमारी पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में 3 हिस्से होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये चीज इस चैप्टर में नहीं दी हुई है, अगले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं राज्यसभा पे। तो जो भी कैंडिडेट राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं उनको भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। लेकिन एक डिफरेंस है, ये लोग जो हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं। लोकसभा वाले डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, मतलब जनता जो है वो डायरेक्टली जिसको वोट देती है वही लोकसभा में जाता है। लेकिन राज्यसभा में जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती। देखिए राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, ओके। इन 245 मेंबर्स में से 233 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड हैं,
लेकिन उनको कौन इलेक्ट कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जनता ने स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेवल पे मान लीजिए हमने जिसको वोट दिया वो हमारी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन गया, है ना। अब ये जो मेंबर्स हैं वो हर स्टेट से वोटिंग करते हैं और वो जिसको इलेक्ट करते हैं वो राज्यसभा का मेंबर बनता है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। हमने जिनको चुना ऑन अ स्टेट लेवल वो लोग आगे राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं। लेकिन ये तो हुए 233 मेंबर्स। जो बाकी 12 बचे हुए मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। अब कौन सा स्टेट कितने लोगों को इलेक्ट करता है? तो हर स्टेट को एक अलग नंबर ऑफ राज्यसभा सीट एलोकेट होती है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। तो ऑब्वियस ही बात है जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, उनके सीट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जो कम पॉपुलेशन के स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश। तो अब हमको समझ में आ गया कि राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो कैसे चुने जाते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता। जैसे लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं, ठीक है ना। तो हर 5 साल में चांसेस हैं कि आपकी लोकसभा पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा जो है वो कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं करी जाती। डिसॉल्व का क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज की एक्सपायरी या टर्मिनेशन। जब किसी का टर्म खत्म हो जाता है, उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, या फिर किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन से किसी का कार्यकाल खत्म हो जाना, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। लेकिन राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं होती, उसका कोई फिक्स टर्म ऐसे खत्म नहीं होता। कोई भी राज्यसभा का जो मेंबर है वो 6 साल तक राज्यसभा का मेंबर रह सकता है। दे हैव अ टर्म ऑफ 6 years। और राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस है तो इसलिए इसको इतना मूविंग रखना अच्छा रहता है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये याद रखने वाली है कि जो राज्यसभा का वोटिंग प्रोसेस है वो लोकसभा से काफी अलग होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये एक स्पेशल तरीका होता है वोटिंग काउंट करने का, जिससे क्या होता है जो छोटे स्टेट्स हैं उनको भी फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है राज्यसभा में। ऐसा नहीं होता कि क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है वहां से कम सीट्स होंगी, तो ऐसा नहीं होता कि उनको कम प्रेफरेंस मिले। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है इसका बेनिफिट ये है कि ये इंश्योर करता है छोटे स्टेट्स को भी फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। तो आपकी अभी के चैप्टर में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को नहीं समझाया गया है, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे इसको, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए होता क्या है, इसमें कोई भी एक सिंगल वोट नहीं कास्ट करता। आपको कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाती है, जो एमएलएज हैं उनको कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाती है जिसमें वो अपनी प्रेफरेंस मार्क कर देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। तो इस तरह से एक ऑर्डर मार्क कर देते हैं कि वो किसको प्रेफर करते हैं एज राज्यसभा मेंबर। और किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एक मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेफरेंस होना चाहिए। उसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो यूज होता है इन राज्यसभा इलेक्शंस। मूविंग ऑन टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली आम जनता नहीं इलेक्ट करती है। इसकी जगह पे एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म किया जाता है जो लोग ये इलेक्शन करते हैं। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के, दोनों ही होते हैं। और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, सारे इंडियन स्टेट्स और दिल्ली और पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज होते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा कौन कौन हुआ? सारे एमपीज मतलब लोकसभा मेंबर्स एंड राज्यसभा मेंबर्स, एज वेल एज सारे स्टेट्स के एमएलएज और दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एमएलएज। यहाँ पे भी हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलो करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज करते हैं तो अगेन दिस मेथड इंश्योर्स कि सेंट्रल और स्टेट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो पाए जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें। यहाँ पे भी जो वोटिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा इलेबोरेट होता है। और जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं ऑब्वियसली क्योंकि उनके एमएलए ज्यादा होंगे तो उनकी बात का वजन ज्यादा होता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन जरूरी होता है, इलेक्टोरल कॉलेज किससे बनता है। लेकिन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन नहीं इन्वॉल्व होता है, आइए ये भी देख लेते हैं। राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो 12 लोग जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट कर रहा है और वो लोग प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं तो ये तो एकदम बेकार सिस्टम हो गया, है ना। तो ऐसे काम नहीं होता, इलेक्शंस में ऐसा नहीं चलता। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल सेंट्रल पार्लियामेंट की तरह काम करती है, तो वहां पे भी कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट इलेक्शंस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया लोकसभा की तरह स्टेट लेवल पे होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो राज्यसभा की तरह स्टेट लेवल पे क्या होता है उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल।
दिस इज द सेम थिंग लाइक राज्यसभा बट एट अ स्टेट लेवल। और ये हर स्टेट में नहीं होता है। जहां पे भी जिस भी स्टेट पे बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं स्टेट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको नया वर्ड बता दिया, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ये क्या होता है? बाय कैमरल लेजिस्लेचर बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम होता है पार्लियामेंट का जहां पे जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये सारे नाम होते हैं इनके। तो इंडिया में सेंट्रल लेवल पे भी बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, क्योंकि हमारे सेंट्रल लेवल पे भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, दो हाउसेज हैं। और काफी सारे स्टेट्स में, स्पेशली जो बड़े स्टेट्स हैं, वहां पे भी बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो कमिंग बैक टू द प्रेसिडेंट, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग होते हैं, चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड, दोनों ही प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और मैंने आपको बताया दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट? तो इनके जो एमएलएज हैं वो तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आप एक सिंपल बात समझ लो, कहीं के भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम ये क्यों फॉलो करते हैं? हम इसलिए फॉलो करते हैं कि जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको जनता ने चुना है, उन्हीं को हक है प्रेसिडेंट चुनने का। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली उनको नहीं चुन रहे हैं, लेकिन हमने जिनको चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। बात समझ आ गई? तो अगर हम एक क्विकली रिवीजन करें कि अभी तक हमने क्या मेजर पॉइंट्स जो समझे, वो थे कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। जिस भी कंट्री में लेजिस्लेटिव बॉडी में 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, या लोकसभा, राज्यसभा, उन सबको कहा जाता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया इज अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर क्योंकि यहाँ 2 हाउसेज हैं। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में भी बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है क्योंकि वहाँ 2 हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो एकदम लोकसभा की तरह काम करता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बिल्कुल राज्यसभा की तरह काम करता है। लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जो जनता है वो डायरेक्टली वोट करती है लोगों के लिए। जो कैंडिडेट जीतता है वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के मैक्सिमम कैंडिडेट जीतते हैं वो पार्टी सरकार बनाती है। उनके जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और वो अपना मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनते हैं कि जो भी लोग जीते हैं उनमें से वो किसको किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो कोई ना कोई मिनिस्टर हो, बट कोई भी जो मिनिस्टर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा में इलेक्ट नहीं हुआ है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से उनको जो मिनिस्ट्री जिसको देनी है, जो लगता है उनको कि हाँ ये रोड का काम अच्छा संभाल सकते हैं, ये एग्रीकल्चर का काम अच्छा संभाल सकते हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो उस हिसाब से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनते हैं। ये हो गया लोकसभा का। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा में प्रेजेंटली 245 मेंबर्स हैं, 233 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, बट हर 2 साल में उसके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू वोटिंग होती है। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है और एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। कौन कौन वोट कर सकता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के, जिनको इलेक्ट किया गया है चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको इलेक्ट किया गया है फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ओनली। कौन कौन नहीं वोट कर सकता? ऑल द नॉमिनेटेड मेंबर्स। और कौन वोट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के लिए? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग भी हैं वो भी नहीं वोट कर सकते। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और एकदम जिस्ट में मैंने आपको पूरी चीज बहुत अच्छे से समझा दी है। प्लीज इस चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर बेस फॉर आगे जो भी सिविक्स आप पढ़ने वाले हैं, जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जो हमने 3 मेन पढ़ लिए, इसके अलावा एक और इलेक्शन हम पढ़ेंगे जल्दी से, वो है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक और काम करते हैं, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं। राज्यसभा को जो हैंडल करते हैं, जो लीड करते हैं, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं उनके लीडर हो गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इनके लिए भी जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती। तो फिर इनके इलेक्शन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। और अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो स्टेट का राज्यसभा जैसा होता है, उसके तो इलेक्टेड मेंबर्स भी नहीं करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड
एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वो सभी वोट करते हैं। यहाँ पे हम स्टेट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ जो लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स जो हैं वो सब वोट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। और कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जो भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं आप समझ जाओ उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ही यूज हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर कभी किसी कारणवश ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना फंक्शन नहीं निभा पा रहे हैं, तो उनकी जगह पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको टेम्पररी कुछ टाइम तक प्रेसिडेंट का रोल निभाना पड़ता है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया। इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, बहुत सेलिब्रेटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड इसका लोहा मानता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इतने लोगों का इलेक्शंस, इतने सारे इलेक्शंस इतने अच्छे से मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स इसमें भी चैलेंजेस होते हैं, कोई भी चीज बिना चैलेंजेस के नहीं होती। लोग काफी बार पैसे का गलत यूज करते हैं इलेक्शंस में, पैसा बांटते हैं इलेक्शंस के टाइम पे वोट खरीदने के लिए, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, या काफी बार वोटर्स जो हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, वो वोट ही नहीं करने आते हैं, वो अपने वोटिंग राइट की महत्वता नहीं समझते, इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को और वर्ल्ड की काफी डेमोक्रेसीज को फेस करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारी चीजें करी जाती हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मीडिया, एजुकेशन, अवेयरनेस लाते हैं वोटर्स में, जिससे उनको समझ में आए कि हाँ हमें कैसे ढंग से वोटिंग करनी है और वोटिंग करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छा विजिलेंट और अवेयर वोटर होना। जब आप अपना वोट रिस्पॉन्सिबली देते हो, आप अच्छी सरकार चुनते हो, देश की तरक्की होती है। इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरी तरह से बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप आपके दिमाग में जो इतने सारे क्वेश्चंस हो रहे थे इस चैप्टर को लेके, मैंने वो सब सॉल्व कर दिए हैं। आई नो दिस चैप्टर कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग और बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत डाउट्स होते हैं। चैप्टर में मजा आया हो, चीजें समझ में आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।